अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ अ टिपिकल एलबीओ ऑपरेशन। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो ये है कि first stage, raise cash required for buyout and device management incentive schemes, incentive systems के फाइनेंसिंग जो है वो कहाँ से अरेंज करनी है, और about 10% of the cash is put up by investor group headed by the company's top managers and or buyout specialist. About 50 to 60% of the required cash through secured bank loans. The rest of the cash by issuing senior and junior subordinated debt, जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट विद पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफ हाई यील्ड नोट्स और बॉन्ड्स हैं जिनको जंक बॉन्ड्स कहा जाएगा। अब इसमें जो दो तीन जो बातें उन्होंने जो की फाइनेंसिंग कैसे होगी कि 10%, जैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि जब वो बात हो रही थी ना कि LBO use the assets or cash flows of the company to secure debt financing। मैंने उस वक्त भी कहा था कि क्योंकि बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली बैंक ने सारे के सारे एसेट्स भी गिरवी अगर रखवा भी दिए जाएं तो बैंक ये काम कभी भी नहीं कर सकता कि अगर 100 रुपए के एसेट्स हैं तो वो उन 100 रुपए के अगेंस्ट 100 रुपीज का ही आपको लोन दे दे, क्योंकि चीज़ रिस्की है। ऐसा भी हो सकता है कामयाब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कामयाब ना हो।
तो वो गारंटी जो है वो यूजुअली ट्वाइस एज मच अमाउंट की जो है वो रखी जाती है, ताकि अगर एसेट्स की वैल्यू कम भी हो तो भी तो भी जो है वो बैंक को उसकी अमाउंट जो है वो वापस मिल जाए आराम से। यार 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा, पता नहीं क्या गले में फंस गए। अच्छा, तो अबाउट 50 और 60% ऑफ द रिक्वायर्ड कैश थ्रू सिक्योर्ड बैंक लोन्स, और फिर ये सबॉर्डिनेटेड डेट है। तो सबॉर्डिनेटेड डेट क्या होगा? सीनियर और जूनियर सबॉर्डिनेटेड डेट जो है वो आप इशू करके और रेस्ट ऑफ द कैश जो है वो सपोज 10 और 60 70 हो गए, तो 30% लोन जो होगा वो दैट वुड बी दी सबॉर्डिनेटेड डेट। सबॉर्डिनेटेड डेट ये होता है कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो पहले पेमेंट जो है वो किसको होनी है? उनको जो है वो सिक्योर्ड लोन कहा जाएगा। ये बैंक्स मॉर्गेजेस और मॉर्गेज या प्लेज जो अगर आपने करवाई हुई है तो इन लोगों को पेमेंट पहले होती है तरतीब के लिहाज से। उसके बाद फिर यह है कि लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस या लिक्विडेटर की जो कमीशन वगैरह जो है वो पे किया जाएगा। उसके बाद फिर ये डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और सुकूक्स और इस किस्म की चीज़ें आती हैं। फिर गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस वगैरह और प्रोविडेंट फंड है अगर आपका, तो वो पे किया जाएगा जब कंपनी ख़त्म हो रही होगी।
और फिर उसके बाद हक जो बनता है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बनता है। तो दिस डेट विच इज बॉन्ड और तो ये वो डेट है जो कि सबॉर्डिनेट है सिक्योर्ड लोन का। इसके इसके बाद इसको जो है वो पेमेंट जो है वो की जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने खैर एग्जांपल्स भी दी हैं कि पेंशन फंड्स ने कोई इन्वेस्टमेंट की उधार के तौर पे, इंश्योरेंस कंपनीज ने कोई इन्वेस्टमेंट की उधार के तौर पे, या वेंचर कैपिटल फर्म्स। वेंचर कैपिटल फर्म्स वो होती हैं जो कि यूजुअली जो स्टार्टअप्स होते हैं, ऐसी कंपनी जो कि जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन जिसमें इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क भी बहुत है। तो ऐसी ऐसे बिजनेसेस में फिर वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यार ये भी हो सकता है कि ये कंपनी चढ़ जाए, और अगर ये कंपनी चढ़ गई तो ये बहुत ही कामयाब हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाए। और वो चीज़ यानी ऑन पेपर तो वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त और आइडिया बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, इम्प्लीमेंटेबल लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो है वो ये चीज़ जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है। तो वो जो पैसा जो है वो अगर तो रिटर्न उसके ऊपर या तो बहुत ज़्यादा हाई होगा या फिर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए। इस किस्म की जो उसमें वो वेंचर कैपिटल फर्म्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट करती हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफ हाई यील्ड नोट्स और बॉन्ड्स, जिनको जंक बॉन्ड कहा जाता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न बॉन्ड्स होते हैं ये, कि फायदा हुआ तो बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि रिस्कियर बिजनेसेस में है जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही क्रेडिट में अच्छे खासे डूबे हुए हैं, तो कंपनी अगर प्रॉफिट में चली गई तो इस बात की गारंटी और श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको रिटर्न भी, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया जा रहा है बाकी लोगों की बनिस्बत, तो अमाउंट भी आपको वापस मिल जाएगी आपको आपकी पूरी, अगर बिजनेस अच्छा चल गया तो। और इंटरेस्ट तो ये बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफर कर ही रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस ना चले और ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ही इसका बेड़ा गर्क ही हो जाए। लेकिन सर फिर भी बैंक तो अपना मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने फिर भी अपने आप को चीजें मॉर्गेज अपने पास अगर रखी हुई हैं तो अपना नुकसान तो फिर भी वो उन्हें नहीं देंगे। नहीं, मतलब ये जो इवन बॉन्ड्स और वो है ना, जो जो जंक बॉन्ड्स है, ये जो हाई यील्ड नोट्स की जो बात हो रही है, ये कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को, ये ओके बैंक्स को नहीं हो रही है। अच्छा सर हम्म। यानी मेरे पास जितनी ऑप्शंस हो सकती हैं उन ऑप्शंस का वो जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शन ये भी हो सकती है कि मैं 10% खुद अपना लगाऊं, उसके बाद सही फिर मैं बैंक के पास जाऊं और जितने जितने मेरे एसेट्स की औकात है उसका कम से कम 50 या 40% मैं बैंक से उधार ले लूं। ठीक रिमेनिंग अभी भी मुझे उधार चाहिए, तो फिर वो मैं क्या करूंगा कि वो फिर मैं सबॉर्डिनेटेड डेट जो है वो जूनियर या सीनियर, सीनियर मींस के है तो ये सबॉर्डिनेटेड ही, सिक्योर्ड लोन्स का सबॉर्डिनेट ही है, लेकिन प्रेफरेंस इसको बाकियों की बनिस्बत पहले मिलेगी, इसको पहले मिलेगी, जूनियर वाला वो उस है वो भी सबॉर्डिनेट, लेकिन सीनियर के बाद इस वो होगी, इसको मिलेगा लोन, लोन इसको वापस होगा। उसके बाद सही भी अगर कोई वो सर चीज, यहाँ पे ये बॉन्ड और डिबेंचर की बात नहीं कर रहे? हाँ जी हाँ जी, उसी की बात हो रही है, ये लास्ट वाले पॉइंट की बात ही कर रहे हैं ना। जी जी सर। हाँ जी, उसी की बात हो रही है। पॉइंट क्लियर है? सर क्लियर है। अच्छा, मैनेजमेंट इंसेंटिव्स हैं कि मैनेजर्स रिसीव स्टॉक प्राइस बेस्ड इंसेंटिव कॉम्पनसेशन इन फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस और वारंट्स, और इंसेंटिव compensation plans based on measures such as operating performance.
अब ये वो चीज है जिसमें ऑब्वियसली मैनेजर्स ने ही उनको वो किया है, बाय किया है, रिस्क लिया है उन्होंने, मेहनत सारी इनकी होगी, तो वो फिर चाहेंगे कि उसी के हिसाब से जो है वो रिटर्न भी जो है वो हमारे लिए कंफर्म की जा सके। मसलन क्योंकि हमने फ्यूचर में जाके और इसको फिर वो करना है, कन्वर्ट करवाना है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास होंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मुझे फ्यूचर में स्टॉक प्राइस ज़्यादा ऑफर करके और हासिल करने में हो जाएगा। तो स्टॉक ऑप्शंस भी ऑफर करवा सकते हैं आप, और ये ऑप्शंस वही वाला ऑप्शन है जो कि हमने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में जो है वो हमने डिस्कस किया था, वही वाला ऑप्शन है ये। तो स्टॉक ऑप्शंस की सूरत में भी हो सकता है, वारंट्स की सूरत में भी हो सकता है। इंसेंटिव कॉम्पनसेशन प्लान, अब ये तो ज़रा लॉन्ग टर्म गेन है और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स हैं। करंट इंसेंटिव्स भी, क्योंकि आपने ही रिस्क लिया हुआ है और आप ही मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर आप चाहेंगे कि अगर कोई नेट प्रॉफिट की परसेंटेज कोई तय कर लें, या कि अगर एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट तक के बाद अगर बिजनेस को कोई प्रॉफिट होता है, तो जो मैनेजर्स हैं उनको मजीद भी कोई और बोनसेस जो है वो दिए जाएंगे उनकी सैलरी और के अलावा भी, ताकि ये है कि मैक्सिमम गेन वो रीप कर सकें जो कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी की है। तो फर्स्ट स्टेज में ये था कि आपने कैश रेज करना है, कि कंपनी उठानी है, तो कंपनी उठाने के लिए ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। और फिर सेकंड स्टेज के तौर पे फिर आप क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग स्पॉन्सर ग्रुप टेक्स कंपनी प्राइवेट। सेकंड स्टेज के तौर पे आपने उसको जो जितने भी पब्लिक में शेयर्स बिके हुए हैं वो सारे के सारे पब्लिक से आपने वापस बाय बैक कर लेने हैं, और ताकि ये है कि अब कंपनी आपके अपने नाम पे हो जाए। फिर एसेट परचेज है कि ऑब्वियसली जितने भी एसेट्स होंगे वो अब आपके परचेज ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड फॉर्म्स प्राइवेट पॉइंट है ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब जितने भी कंपनी के शेयर्स इशू किए हुए हैं कंपनी ने वो सारे मतलब परचेज होंगे, तो फिर या कुछ परसेंटेज। मैंने शेयर आपको इशू किया हुआ है, जावेद साहब को इशू किया हुआ है, भट्ट साहब को इशू किया हुआ है, जैन को इशू किया हुआ है। आप चारों को मैं एक ऑफर लगाऊं, आपको पैसे दूं, आपसे शेयर वापस ले लूं। अब वो शेयर आपके नहीं रहे, शेयर मेरा मेरा हो गया। और फिर मैंने ये कहा कि यार मैं अब आइंदा से पब्लिक को शेयर इशू ही नहीं करूंगा, मैं कंपनी को पब्लिक के बजाय प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सही। तो ये सेकंड और सर ये सारे मतलब ऑन आउटस्टैंडिंग शेयर होगा या किसी को सर परसेंटेज मतलब 80% 70%? नहीं सारा, अगर मेजॉरिटी अगर आप शेयर्स के साथ ये काम कर लें, और क्योंकि अगर आप देखें मेजर डिसीजंस के लिए 75% वोट चाहिए आपको, 75%, तभी मेजर डिसीजन ले सकते हैं। कन्वर्ट पाएंगे कि अगर आपकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग नहीं है तो मेजॉरिटी शेयर्स आपके पास होने चाहिए, तभी फिर आप ये फैसला कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकेगा। सही। अच्छा, तो जब आपने लेवरेज बाय आउट है ना कि आप डेट के सहारा लेते हैं कंपनी को परचेज करने के लिए, पर इसमें तो अब जब अब अपने शेयर बाय बैक कर लेंगे तो इक्विटी फाइनेंस हो जाएगी सारी। नहीं ना, अब वो जो मिल के 2-3 जो पूरा एक स्मॉल इन्वेस्टर ग्रुप था जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की कि purchase of a company by a small group of investors using a high percentage of debt financing. स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, अब स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स में वही जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वो जो अभी हमने बात की कि भाई उनको ये जो नहीं हमने बात की थी कि बैंक भी है और
पैसे यहाँ से जनरेट किए, पेंशन फंड्स वालों को इन्वॉल्व किया, इंश्योरेंस कंपनीज वालों को इन्वॉल्व किया, वेंचर कैपिटल वालों को इन्वॉल्व किया। तो अब ये पब्लिक से बात निकल के इन चंद हाथों में आ जाएगी, जिनको पहले से ही पता था कि इस हरकत का मेन मकसद हमारा है क्या, कि हमने पब्लिक के डोमेन से बात निकाल के अपने हाथ में ले आनी है, ताकि फिर हम इसको प्राइवेट में कन्वर्ट करें, हालात ठीक करें और दोबारा इसे पब्लिक में ले जाएं। सर देखें, इन्होंने तो डेट का सहारा लिया था ना, मीन के जो स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, इन्होंने डेट का सहारा लेके वो कंपनीज को परचेज किया। लेट्स सपोज ठीक है। पब्लिक लिमिटेड थी, जब वो शेयर वापस बाय बैक करेंगे तो जाहिर बात है उनको फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि उनको पेमेंट भी तो करनी है ना सर इन्होंने। तो यार वो जो लोन लिया था वही लोन इनको पे कर देंगे ना। सही हो गया। लोन ले लिया ना, मेरे पास तो पैसे आ गए, अब मैं वही पैसे ठीक मैं आपको और इब्राहिम को और जावेद साहब को और भट्ट साहब को और जैन साहब को पे करके शेयर्स वापस ले लूंगा। लोन तो अब मैंने ठीक लिया हुआ है, मैं जानूं और बैंक जाने। बैंक सही को हो अपने गया, पैसे चाहिए, वो तो मेरा मसला है कि मैं भाई उसके साथ आगे क्या कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर। अच्छा, अच्छा थर्ड स्टेज में फिर क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज। इसमें है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हैं वो आप कट कर देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी 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 की एस्पेक्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो फिर ये होगा कि जो बिजनेस है वो हमारा नई प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आएंगे, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और बात जो है वो फिर हमारी आगे जा सकती है। Cut new plants and equipment as long as provisions for capital expenditures are adequate and satisfy lenders. और फिर है increase revenues by changing marketing strategies. अब आपने यानी ड्यूल काम कर रहे हैं। नंबर 1 कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, नंबर 2 रेवेन्यू भी इंक्रीज करना है आपने। तो तभी फिर ये ऑपरेशनल वो जो चेंजेस की वो जो बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, ऑपरेशनल चेंजेस तभी हो सकती हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो, रेवेन्यू इंक्रीज हो, तो डबल एज्ड सोर्ड हो जाएगी ये कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो डेट रीपेमेंट भी हो सकती है, कैश फ्लोज भी बेहतर हो सकते हैं, और डेट रीपेमेंट भी, जो डेट सर्विसिंग है वो भी हमारे लिए पॉसिबल होगी, वरना अगर ये काम ना हुआ तो फिर हमारे लिए ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं होंगी। फिर फोर्थ स्टेज में क्या है कि आपने एलबीओ को रिवर्स करना है। इन्वेस्टर ग्रुप में टेक इम्प्रूव्ड कंपनी पब्लिक अगेन थ्रू पब्लिक इक्विटी ऑफरिंग। सेकंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगी, और क्रिएट लिक्विडिटी फॉर एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स। और फिर उन्होंने आगे इसकी जो है वो एग्जाम्पल जो है वो उन्होंने दी हुई है कि उसमें ये जो 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 स्पेसिफिक एग्जाम्पल है कि इसमें हुआ क्या, कि ये एग्जाम्पल पढ़ी थी कि इसमें क्या हुआ था, कि जिन्होंने लिखा है वो समझा सकते हैं। सर ये एग्जांपल नहीं है, केस है ये तो ये एग्जांपल नहीं है, ये एक आर्टिकल है सर जो इन दोनों ने लिखा था 1919 में सर। ठीक है सर उसमें इन्होंने कोई ये सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है, हमें आपकी आवाज आ रही है। एहसान तेरा एंटीना खराब। हेलो। हाँ हाँ, वो कुर्सी 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 तेज कर, कुर्सी कुर्सी एहसान कुर्सी पे। हाँ जी सर एहसान अभी कुर्सी सीधी कर रहा है। सर ये है कि ये दो हैं, इन्होंने रिसर्चर
आर्टिकल लिखा था 1990 में, इसमें 72 कंपनीज का जो है वो इन्होंने एलबीओस रिवर्स एलबीओस 1976 से 1987 में जो हुए थे वो मेंशन किए। फिर उन्होंने इन 72 कंपनीज का जो है वो प्रॉफिट जो है, जो रिटर्न है, कंबाइंड रिटर्न, वो भी मेंशन किया हुआ है 268.4%। तो ये वो एग्जांपल नहीं है, मतलब ये इन्होंने आर्टिकल में से अपनी जस्ट 72 कंपनीज जो हैं, जो रिवर्स एलबीओस हुए हैं, उनको मेंशन किया हुआ है, लेकिन कंपनीज के नेम मेंशन नहीं किया था। अच्छा ठीक है। तो सर इन्होंने इसमें एक और बात भी बताई थी कि सर जो एलबीओज है वो मतलब प्राइवेट होके दोबारा जब पब्लिक होती हैं तो उसको तकरीबन 2.5 साल लगते हैं ये प्रोसीजर कंप्लीट होने में सर। अच्छा इन्होंने सर वो 72 रिवर्स एलबीओस जो हैं वो नेम मेंशन किए थे कंपनीज के, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन करना था बहुत, क्योंकि बहुत स्पेस हो रही थी इसलिए वो मेंशन नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है ठीक है। 86% ऑफ द फर्म्स यूज ऑफरिंग प्रोसीड्स, वो जो शेयर बेच के और जो पैसे आए हैं, टू लोअर कंपनीज लेवरेज, वो फिर उधार वापस करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया इसको 86% ने। Equity participants realized medium annualized return of 268.4% on equity investment by time of second initial public offering। अपनी जो ₹100 की इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने 268 रुपीज का उन्होंने प्रॉफिट जो है वो अर्न किया अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर, तो जो कि बहुत एक रिमार्केबल किस्म की वो है परसेंटेज है। मीडियन लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन एलबीओ एंड सेकंड इनिशियल ऑफ पब्लिक ऑफरिंग वाज 29 मंथ्स, यानी तकरीबन 2 साल 5 महीने, जो कि भी एक 2.5 साल कह लें। हाउ एलबीओ इज डन, इसमें पहली चीज जो है वो स्टॉक परचेज है और फिर जो है वो एसेट परचेज है। The choice is dictated by balancing legal, financial, tax and accounting advantages and disadvantages। इसके ऊपर हम बात करते हैं। और एसेट भी परचेज आपने करने हो तो इसमें ऑब्वियसली स्टॉक परचेज के थ्रू ही ये काम जो है वो हो सकता है। यानी सरजैन ये कवालियां सरजैन जहन पे ये भी नहीं है। जैन साहब नहीं है अभी? अभी नहीं है। अच्छा चलें, इस चीज के ऊपर भी हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। सर, तो 1 मिनट से कम ही रह गया, बात जरा थोड़ी सी लंबी है, तो इसको इससे आगे वाली में कंटिन्यू करते हैं।